नमस्कार साथियों। 10 और 11 सितंबर 2025 के न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 से संबंधित करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि कौन-कौन सी योजनाएं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ। आज का पहला न्यूज़ है, आप हेडिंग देखिए। आपदाएं पहले भी आया करती थी लेकिन आजकल के जैसे नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे है। तो आप देखेंगे 2024 में ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात वैश्विक उष्मीकरण और धारणीय विकास के ऊपर निबंध पूछा गया था अभी हाल ही में 2024 में। 2023 में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती पूछा जा चुका है। 2019 में जब आप देखते हैं तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन के बारे में पूछा जा चुका है। वहीं 2018 में आप जाकर देखेंगे तो धारणीय विकास और जो भारत की आवश्यकता है इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। आप और पीछे के वर्षों में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले भी आर्थिक विकास को जोड़ करके और साथ ही भारतीय कृषि के ऊपर और 2014 में प्राकृतिक आपदा की विभीषिका और पर्यावरण असंतुलन इसके कारण और निदान पर भी आपको पूछा जा चुका है। एज इट इज आप जाके देखेंगे 2014 में तो ये पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, आप इसके लिए प्रभावी कंटेंट कब और कहाँ से लाएंगे। ठीक है, मैं हर बार जब आपसे बात करता हूं तो प्रभावी कंटेंट के बारे में बात करता हूं कि हम अचानक से एक ही बार में कहीं से कंटेंट के लिए जाते हैं और रट के हम लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अब एवरेज नंबर लेकर के आना है निबंध के पेपर में तो आपको इस तरह के न्यूज एडिटोरियल का न्यूज एनालिसिस का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण जब हम इस एडिटोरियल को कंप्लीट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या है। तो देखिए, लिखा है कि देश के 40% क्षेत्र सूखा प्रभावित हो चुके हैं जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 60% अधिक बढ़े हैं। ठीक है, अर्थात बढ़ोतरी हुई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तो ये कैसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है कि हम जानते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वो परंपरागत रूप से सूखे वाला क्षेत्र है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से आप देखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ रहा है। वे कैसे हो रहा है, तो सिंपल सा एक शब्द आता है यहां पर देखिए, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण। ठीक है, ये इस कारण से ये जितनी घटनाएं बढ़ रही हैं इसके सबके पीछे कारण है जलवायु परिवर्तन और बढ़ता वैश्विक तापमान। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे कंटेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको सीखेंगे। देखिए, आपके लिए सारी डेटा दी गई है। आपको जैसे मान लो फिर से रिपीट कर दिया जाए कि बढ़ती प्राकृतिक आपदा भारत की तैयारियां, ऐसा आपको मैं मॉडल प्रश्न ऐसे बना करके दूं तो आप क्या लिखेंगे उसकी भूमिका में लिखेंगे कि हाल ही में दिल्ली में यमुना का जल स्तर 207 मीटर तक ऊंचा हो गया, इससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। पंजाब में 1900 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए जिससे 4 लाख एकड़ फसल की भूमि जलमग्न हुई और लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए। ठीक है, यह 1988 के बाद सबसे भयंकर बाढ़ मानी जा रही है। धराली और वैष्णो देवी की घटनाएं भी इसी कड़ी में है। यहां से आप जब लिखेंगे, आप घटनाओं को साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, अभी जो वास्तविक जो घटनाएं वो बढ़ी हैं उसके पीछे तथ्य ये प्रस्तुत कर दिया आपने। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। आप लिखेंगे ना, जब कैसे अपन बनाते हैं निबंध का, जब पूरा रूपरेखा बनाते हैं तो पहले भूमिका ही लिखते हैं। अब भूमिका अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। भूमिका के बाद दूसरा आता है मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी में क्या लिखते हैं कि आपदाएं क्या है। ठीक है, तो बताना है आपको प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा, इसको डिफाइन करेंगे आप, मानव जनित आपदा को। दूसरा, इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण फिर वही प्राकृतिक और मानव जनित, इसी पर चर्चा करते हैं। फिर आगे पूछा जाएगा इससे क्या गंभीर परिणाम हो रहे हैं, परिणाम आपके सामने आपको लिखना है। फिर इससे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, राज्य सरकारें, इसको आपको लिखना होता है और अंत में लिखना होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो अब देखिए, हम मेन बॉडी में आते हैं, पहले कारण इसके पीछे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको जब इस तरह की एडिटोरियल अध्ययन करेंगे तो मैं आपको कैसे कारण यहाँ पर पुष्ट होता है आप देखिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में, तीव्रता में और विनाशकारी क्षमता लगातार बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो वही फिर कि बढ़ते वैश्विक तापमान के चलते समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न में असामान्य होते जा रहे हैं और अतिवृष्टि, सूखा, चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं
क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले की तुलना में अधिक बार आ रही है। ठीक है, यह न केवल मानव जीवन और आजीविका के लिए खतरा है, ये कैसे मानव जीवन और आजीविका के लिए खतरा है, यहाँ पे आप देखिए कि 4 लाख एकड़ फसल की भूमि जलमग्न हो गई है, 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये क्या बताता है, ये तो बता रहा है कि मानव जीवन और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। इसके साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी गहरा असर डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल गया परिणाम, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं आपदाओं के। ठीक है, फिर आपको फैक्ट देता है कि भाई यहाँ पे लिखा है ना कि इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है, कहाँ पे लिखा है देखिए, या आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि और यहाँ लिखा है। तो आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से कि आजादी के समय भारत में जो आपदाएं आती थी उनकी तुलना में आज स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। वर्तमान में देश के 40% क्षेत्र सूखा प्रभावित हो चुके हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है और नए बाढ़ प्रवण क्षेत्र बन रहे हैं। अभी डिस्कस किए ना हम लोग कि राजस्थान पंजाब ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र नहीं होते थे पहले। अभी ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में बाढ़ में वृद्धि हो रही, इसके पीछे कारण आप लोग, आप और हम सब यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती रफ्तार आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कारण बड़े स्तर पर भूमि का कटाव होता है। अब भूमि के कटाव होने से फसलों का क्या होता है, नुकसान होता है, और यह सब 1-2 दिनों में नहीं बल्कि वर्षों से हो रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का ही तो नतीजा है। अब इस कंटेंट को यदि आप नोट करके रखते हैं और आप इस एडिटोरियल को सुनने के बाद यदि जब मेंस के लिए जब जाएंगे वहां पर एक बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सरकारों के प्रयास हमने देखा था, मेन बॉडी में लिखना होता है ना यहाँ पे कि सरकार क्या प्रयास कर, भारत या राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो वही दिया है कि अब सरकारों की भारी भरकम धनराशि आपदाओं से निपटने में खर्च हो रही है, अर्थात सरकारें इस आपदाओं को पाटने के लिए, कम करने के लिए विभिन्न प्रकार से योजनाओं के माध्यम से और धनराशि के आवंटन से इन आपदाओं को कम करने का प्रयास करती। दूसरा, जबकि किसान क्या करते हैं, किसान आर्थिक संकट में हैं और पर्यावरण लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला आता है कि हमको जलवायु उपयुक्त कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। देखिए अब ऐसा कंटेंट आप कहाँ से लेके आएंगे, या जिस समय आप मेंस की तैयारी करेंगे उस समय पढ़ेंगे तो अंत में आपको यही कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि जिस बुक या फिर जिस भी पब्लिकेशन या जिस भी कोचिंग का आप किताब पढ़ेंगे कहाँ से वो लोग कंटेंट लेके आएंगे, यही तो लेके आएंगे ना। ठीक है, तो जलवायु उपयुक्त कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। और क्या करना है, वर्षा जल संचयन, तालाब, जलाशयों के संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी और बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट योजनाओं को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हरित क्षेत्र, ग्रीन कवरेज, किसको बोलते हैं ग्रीन कवरेज, देखिए ये हो गया सड़क आपका, इस सड़क के किनारे आपको ग्रीन आवरण बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हरित आवरण। यदि आपके घर है, घर के आसपास ऐसे आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे सड़क के किनारे किनारे में, और जहां पे आपको खाली जगह दिखता है वहां पर आपको ग्रीन कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, उसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही और क्या करना पड़ेगा, हमको अनियोजित विकास के मॉडल को छोड़कर स्थायी और सतत विकास की ओर बढ़ना होगा ताकि भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। अब पहला प्रश्न उठता है यहाँ पे कि अनियोजित विकास किसको बोलते हैं जी, तो जैसे नदियों के किनारे अतिक्रमण करते हैं, यही तो हुआ है। जो हिमालय के तलहटी में जो राज्य बसे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ जो आपदाएं आई हैं उसमें सब सर्व प्रमुख कारणों में से यही निकल के आ रहा है कि जो नदियों के किनारे बस्तियां बस रही हैं, तो अर्थात नदियों का अतिक्रमण हुआ ना। फिर जल निकासी मार्गों का अवरोध करके बैठते हैं, जितने भी आप शहरों में आप खुद ये ऑब्जर्व किए होंगे, जितनी भी नाले और नालियां बनी हुई हैं उन सब का अतिक्रमण करके बैठे हैं लोग। और हरित क्षेत्र का लगातार कम होना यही आपदाओं के असर को और गंभीर बना रहा है। देखिए, तो हम जब इस प्रकार की प्रणालियों को अपनाएंगे, इन कारणों की, इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आपदाओं को पहले की तुलना में कम करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, भरोसा है कि आपको इस निबंध में, और जो आपको निबंध पहले क्या क्या निबंध आए हैं उससे मैं तुलना करूं। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती कैसे है, तो आप इस कंटेंट के साथ नहीं बताएंगे कि कैसे ये आजीविका के साथ साथ स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नुकसान पहुंचा, तो वैश्विक चुनौती हुआ। फिर ग्लोबल वार्मिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मान लो निबंध आता है इस तरह से, फिर भी क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि एक बार तो पूछा जा चुका है, दोबारा कैसे आएगा, तो भाई 2018 में देखिए धारणी विकास आया है और 2024 में रिपीट हो रहा है फिर से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारणी विकास बोलते हैं। फिर बोला गया विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे होगा, तो संतुलन तभी होगा ना जब हम इस तरह के उपायों को अपनाएंगे, तब तो संतुलन होगा। अब यहाँ पे इस ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ग्लोबल वार्मिंग कम होगा।
समझ में आई बात? तो इस तरह से आप निबंध को डिकोड करने का प्रयास करते हैं और आने वाले समय में जो भी निबंध आएगा उसके लिए तैयार रहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब यदि यहाँ पे 1 मिनट में मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, धारणीय विकास क्या होता है, इसी को और बोलते हैं सतत विकास ही बोलते हैं। तो इसको रॉ लैंग्वेज में मैं आपको लिखने की भाषा में नहीं, समझने की भाषा में समझाऊं तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग या प्रयोग करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए यही संसाधन उपलब्ध है या फिर बचाकर उनको प्रदान करता है, उनको सौंपता है, तो यह विकास क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। समझ में आई? ठीक है। तो इसलिए यदि उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि या मिट्टी संसाधन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आज इन बाढ़ के कारण से भूमि या मिट्टी में क्या हुआ? कटाव हो रहा है। ठीक है। लैंडस्लाइड से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो यदि इस तरह से होगा तो क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए इसको बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। तो हमको इस धारणीय विकास पर क्या करना है? काम करना है। और काम तभी होगा जब इस एडिटोरियल में दिए गए इन प्रभावी उपायों को अपनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। बढ़े आगे। अगला न्यूज है, पहले हेडिंग पढ़ते हैं। साल 2018 से 2025 के बीच 2 बार भारतीय वैज्ञानिकों को प्लास्टिक से भरे मिले समुद्री जीवों के पेट। गोवा में मछलियों व शंख में मिला माइक्रोप्लास्टिक इंसानों के लिए घातक। कैसे घातक? क्योंकि जब तक कोई भी चीज मानव को निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, तब तक हम मानव सुधरने वालों में से नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न पहले उठता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पेपर में आ जाएगा जी? ये पेपर नंबर 4 पार्ट 3 आपके पर्यावरण का हिस्सा है। प्रदूषण पढ़ते हैं ना हम लोग, प्रदूषण। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण में माइक्रो प्लास्टिक एक प्रदूषण है, कैसे? आपके लिए एक मैं मॉडल प्रश्न बनाता हूं और मैं जब यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको इस पर अभ्यास करना है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं? यह मानव सह प्रकृति के लिए किस प्रकार हानिकारक है? ठीक है जी। आप इस पर लिखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक, ध्यान सुनिए, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, लिखूंगा तो मुझे टाइम होगा। ठीक है। फिर भी आपको समझाने के लिए, माइक्रोप्लास्टिक 5 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के कण होते हैं। क्या होते हैं? 5 माइक्रो मिलीमीटर से छोटे आकार के कण होते हैं। किसके? प्लास्टिक के कण होते हैं, जो 2 मुख्य प्रकारों में आते हैं। एक होता है प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है उसमें जैसे फेशियल स्क्रब, और द्वितीयक में आते हैं बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं, अर्थात जो हम पानी का बोतल इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के बाद उस पानी बोतल से माइक्रोप्लास्टिक के कण पानी में गिरते जाते हैं। ठीक है। ये तो समझ में आया। माइक्रोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है, छोटे आकार के कण होते हैं। ये इसमें 2 प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स आते हैं। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक जो जानबूझकर बनाए जाते हैं जैसे फेशियल स्क्रब में, और द्वितीयक जो माइक्रोप्लास्टिक है वो जो बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं, जैसे पानी बोतल का एक समय पर डिग्रेड होना। ठीक है। ये वायुमंडल में कैसे, और ये हमारे तक कैसे पहुंचता है? ये वायुमंडल में पहुंचता है आपके हवाओं के चलने से एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर जल से और मिट्टी से। ठीक है। यहां तक कि हमारे भोजन एवं शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। और यह, अब देखिए प्रश्न, देखिए मानव सह प्रकृति के लिए किस प्रकार हानिकारक है। अब मैं चलता हूं इस एडिटोरियल में, तब आपको समझ में आएगा। आपको पहले ये समझाना था कि माइक्रोप्लास्टिक होते क्या है, जो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आता हूं प्रकृति के लिए कैसे नुकसानदायक है। आप यहीं पर देख लीजिए, समुद्री जीवों के पेट में मिला माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों में से समुद्री जीवों के पेट भरे मिले हैं। गोवा के तटीय इलाकों में ऐसा हुआ है। ठीक है। अब मुझे बताइए, आप, ये समुद्र में रहने वाले जीव है कौन? मछलियां। तो ये क्या समुद्री भोजन हुआ कि नहीं हुआ? समुद्री भोजन। इन समुद्री भोजन का उपभोग कौन करेगा जी?
तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, मानव संसाधन, और साथ ही उसका ऐसा तो नहीं तट में रहने वाले लोग भी उसको कंज्यूम करेंगे। ये विभिन्न परिवहन साधनों से हम तक भी पहुंचता है, हम भी समुद्री जीवों का, इसमें झींगा, मछली, केकड़े, ये सब स्क्रब्स वगैरह सब आते हैं, इसका हम लोग भी कंजम्पशन करते हैं। तो समुद्री भोजन के माध्यम से, जीवों के माध्यम से ये हम हमारे जो खाद्य श्रृंखला का अंग है हमारे पेट में भी पहुंचता है। तो हमारे पेट में पहुंचने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक्स मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे कि नहीं होंगे। तो कुल मिला के पूरे बायोम को, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, या मैं बोलूँ पूरे जैव विविधता के लिए ये हानिकारक हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। ठीक है, एनवायरमेंट रिसर्च पत्रिका है एक, ठीक है, इन्होंने बताया कि लोग नियमित रूप से समुद्री भोजन खाते हैं और उनके शरीर में हर साल लगभग 10,780 प्लास्टिक कण पहुंचते हैं। जब आप दुष्परिणाम के बारे में लिखेंगे किस प्रकार हानिकारक है, प्रश्न में पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि देखिए इस तरह से समुद्री जीव के भोजन कंज्यूम करने पर 10,780 प्लास्टिक कण पहुंच सकते हैं। शोधकर्ताओं ने गोवा के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से 251 जीवों का अध्ययन किया और क्या पाया, और पाया कि 55% अधिक प्रदूषण मिला है किस पर, जो समुद्र की तली से जुड़ी प्रजातियों पर। साथ ही पानी में तैरने वाली प्रजातियों के यानी पेलेजिक में यह 45% दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, समुद्र तलछट 2500 कण प्रति किलो और पानी में 120 कण प्रति किलो माइक्रोप्लास्टिक भी पाया गया है। ठीक, अब मान लेते हैं हम इसको अनदेखा करते हैं, तब देखिए इस समस्या के एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन सकता है। और क्या करता है ये, अब आ जाइए मानव के लिए कैसे नुकसानदायक है ये। तो देखिए लोगों के पाचन तंत्र को, हार्मोन सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। अतः हमको क्या करना चाहिए, तो हमको लोगों में स्वास्थ्य निगरानी और जागरूकता के प्रति अभियान चलाने होंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ये इसमें फेशियल जो हम स्क्रब कराते हैं, आप सभी स्क्रब कराए होंगे कभी ना कभी या कराते होंगे, इसमें जानबूझकर डाला जाता है। और जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है वो हमारे वाटर बॉटल के माध्यम से आता है। और मैं आपको बताऊं, यदि मान लो अब मैं थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं कि माइक्रोप्लास्टिक के सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से माइक्रोप्लास्टिक आता है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, बड़े प्लास्टिक के टूटने से, जिसे पानी बॉटल है और घरेलू सामान हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, बड़े प्लास्टिक के टूटने से। दूसरा है कृत्रिम कपड़ों से, जो माइक्रो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, कृत्रिम कपड़े, वो भी इसके सोर्स हो सकते हैं। तीसरा टायर, अलग अलग व्हीकल्स के टायर्स और रोड के धूल से भी माइक्रोप्लास्टिक हवा में फैलते हैं। और जो टायर और रोड के जो डस्ट होते हैं, रोड साइड के डस्ट, वहां से। साथ ही जो हम लोग अपने डेली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं बॉडी के लिए, डेली प्रोडक्ट, वहां से, साथ साथ औद्योगिक उपयोग में आने वाले सामानों से, ये सब इसके सोर्स हैं। तो आपको टू मार्क्स में पूछा जाए, ठीक है, 2 मार्क्स में पेपर 4 के इन्वायरमेंट सेक्शन में, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार की अभी हाल ही में 9 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो आपके लिए पहला एमसीक्यू यही बनता है कि सौर ऊर्जा को किस उद्योग में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा परियोजना को, ठीक है, किसमें शामिल किया गया है, प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक उद्योग का दर्जा। तो प्राथमिक उद्योग का दर्जा देने के पीछे यदि आपको जानना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट 2024 से 2030। जब आप इसको पढ़ते हैं तो जो 10 प्राइमरी सेक्टर है, जिसको थ्रस्ट सेक्टर भी कहा जा रहा है, ठीक है, जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है, थ्रस्ट सेक्टर भी इसको कहा जा रहा है, तो उसी में इसको शामिल किया जाएगा। तो जो जो लाभ या बेनिफिट सरकार द्वारा इस 10 सेक्टर को प्रोवाइड किया जाएगा, वही लाभ इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़ के जो बना है 2024 से 2030, इस पर निबंध नहीं आया है। ठीक है, तो आप इस पर निबंध के लिए भी रेडी रहें। आपको ये क्या है, कब से कब तक लागू है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, किस लाभार्थी कौन होंगे, और जो सेक्टर है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कौन कौन से उद्योग इसके तहत लगा सकते हैं, ये सब आपको मुखाग्र याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है ये क्यों किया गया। अब आपको मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि
अब एक प्रश्न उठता है ना कि भाई लोग क्यों अपनाएं, या ये इसको प्राथमिक उद्योग देने का दर्जा देने के पीछे कारण क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है प्राथमिक उद्योग का दर्जा देने के पीछे। तो हमको बढ़ना है किधर, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब राज्य और राज्य के लोग सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे। तो सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए इसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने वाले लोग कौन है, यही उद्यमी लोग तो हैं। तो उद्यमी तभी लगाएंगे ना जब उनको प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा छूट, सब्सिडी, नियमों में ढील दी जाएगी और उनको निवेश के लायक माहौल प्रदान किया जाएगा, तब जाके सौर ऊर्जा परियोजना को लगाया जाएगा। तब आपको यदि पूछा जाए, एक प्रश्न पूछा जाए मान लीजिए इस प्रकार का कि छत्तीसगढ़ सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु क्या प्रयास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है। तो क्या आप एक पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट तो लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट ये नहीं लिखेंगे कि सरकार ने सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री का दर्जा दे करके, ठीक है, निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया है, जिससे छत्तीसगढ़ में भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार तेजी से हो सके। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए भारत में खनन क्या है, भारत में खनन। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ठीक है, आप देखेंगे अब यहाँ के आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट क्वेश्चन बन गया या एमसीक्यू बन गया आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है जीडीपी का, 9.38%, याद रखेंगे जी। और एक प्रश्न और यदि मैं यहाँ पे बनाऊं कि पूरे भारत में, कहाँ, पूरे भारत में खनन क्षेत्र में जीडीपी में योगदान किस राज्य का सर्वाधिक है, किस राज्य का सर्वाधिक है, तो आप क्या लिखेंगे, वन एंड ओनली छत्तीसगढ़। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज और ध्यान में आते, देखिए हम एक लाइन में पढ़ के निकल जाए कि हाँ छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है राज्य में तो है ही, या इसका जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है देश के स्तर पर भी, लेकिन नहीं, यही आपको समझना है, इसकी खूबसूरती यही है। यदि आपको मेंस का अप्रोच पकड़ना है तो यहीं से आपको इसको घुमाना भी आना चाहिए। कैसे घुमाने आना चाहिए, खनन अर्थात का क्या मतलब हुआ, खनन अर्थात हुआ खनिज, क्या हुआ, खनिज। खनिज बोलते ही तीन चीजें आपके ध्यान में आना चाहिए, पहला लौह अयस्क, दूसरा चूना पत्थर और तीसरा है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, और चौथा है कोयला। इन चारों का के आधार पर ही हमारे यहाँ खनिज बेस्ड इंडस्ट्री टिकी हुई है। कोयला थर्मल पावर प्लांट का मुख्य अर्थात हमारे ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला। दूसरा लौह उद्योग, ठीक है, आप जानते हैं लोहे का कहाँ तक हम लोग निर्यात करते हैं और लोहे का स्टील के निर्माण में कितना योगदान है। चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ में इसे छिपा ही नहीं है। बॉक्साइट तो आप जाकर बालकों में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम उत्पादन में छत्तीसगढ़ का अपना विशेष योगदान है। तो इसीलिए इस खनन के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में खनन उद्योग का क्या योगदान है, महत्व लिखिए उसका करके, क्योंकि आप जब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है अलग अलग उद्योगों के बारे में। तो आपको खनन उद्योग के बारे में पूछ दिया जाएगा, खनन उद्योग का छत्तीसगढ़ के जीडीपी में क्या योगदान है, क्या महत्व है, तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे वर्ष 2013 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आय के मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको ये भी बताना है ना, खनन उद्योग से छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी रॉयल्टी प्राप्त होती है और खनिज राजस्व का कुल राजस्व में योगदान कितना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे कुछ दो तीन आपके लिए फैक्ट है जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आपके काम आ सकती है। रीता सांडिल्य को पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, रीता सांडिल्य जी। इससे पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमने इस विषय पर चर्चा किया था कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 316 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, तो अनुमोदन कर दिया गया है जी। दूसरा, मीडिया कर्मी सम्मान निधि को बढ़ाया गया है, अर्थात मंत्रिपरिषद में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली जो सम्मान राशि 10,000 से बढ़ाकर के 20,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। तो यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है और वर्ष 2025-26 के बजट के संदर्भ में, और उसमें यदि दिया जाए कि मीडिया कर्मी सम्मान निधि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर के 20,000 रुपये किया गया है, तो आपको स्टेटमेंट क्या लेना है, सही लेना है। साथ ही साथ
जो सौर ऊर्जा नीति हमारे यहाँ आई थी कब से कब तक के लिए, 2017 से 2027 तक के लिए 10 साल के लिए आई थी। आप एक बार पलट करके देखेंगे, 2016 से 2017 से 2027 के लिए, ठीक है। उसको कब तक आगे बढ़ा दिया गया है, देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ में लागू था सौर ऊर्जा नीति, वो था कब से कब तक, 1 अप्रैल 2017 से कब तक था जी, 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। इसी को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, 2030 तक। आपको याद रखना कि बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, पूछा जाए तो 2030 तक। साथ ही अभी आपको पता है कि नक्सली हमले में हमारे राज्य के शहीद जवान शहीद हुए थे आकाश राव, उनकी पत्नी को हाल ही में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। उनकी वीरता और उनके साहस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बढ़े अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज आपके दो विषयों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, ये खुदकुशी शब्द बताता है कि आत्महत्या को, इसको आत्महत्या, अर्थात ये सोशियोलॉजी का सिलेबस हो गया। दूसरा, ब्रेन बायो बैंक, तो आपको याद रखना है कि ये ब्रेन बायो बैंक ये क्या होता है, ठीक है। ब्रेन बायो बैंक, ठीक। तो पहले ब्रेन बायो बैंक को करते हैं, फिर आत्महत्या को हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आपके ये पेपर 4, ठीक है, ये आपके विज्ञान में भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसका नेचर चेंज हो रहा है, आप देख चुके हैं। अप्लाइड साइंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, या फिर ब्रेन बायो बैंक को सीधा आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ लिखा है ब्रेन बायो बैंक एक तरह का बैंक होता है जो वैज्ञानिक व्यवस्था जहां आत्महत्या करने वाले लोगों से दिमाग के नमूने को सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्थात जो भी व्यक्ति ने आत्महत्या किया है उसके दिमाग से नमूने इकट्ठे किए जाएंगे कि आखिर उनके मस्तिष्क को पढ़ करके इन नमूनों को स्टोर करके डॉक्टर्स इनकी जांच करेंगे और अध्ययन करके पता करेंगे कि आखिर आत्महत्या करने वाले लोगों के दिमाग में या मन में क्या ख्याल आते हैं। इस बैंक में दिमाग के 3 हिस्सों के सैंपल लेंगे, जैसे पीएफसी, हिपोकैम्पस, एमिगडला। आपको बता दें कि दिमाग के हिस्से निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो आपके लिए ये एमसीक्यू बन गया जी। यहीं पे आपके दिमाग का 3 हिस्सा दे दिया जाएगा, पीएफसी, हिपोकैम्पस, एमिगडला, और बोल दिया जाएगा ये किस लिए कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये निर्णय लेने में मदद करते हैं। इससे पता चलेगा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति के पीछे कौन सी जैविक और मानसिक कारण काम करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ब्रेन बायो बैंक समझ में आया। आप एक बार यहाँ से और रिविजन कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन किसका, आत्महत्या का, ठीक है। तो आपको पहले ये क्यों पढ़ें, क्या हमारे सिलेबस में है, तो जी हाँ, यह आपके सिलेबस का हिस्सा। आप जब सिलेबस में देखते हैं तो क्या वहां नहीं लिखा है भारतीय सामाजिक समस्याएं, लिखा है कि नहीं, सिलेबस में जाकर के देखिए आप, भारतीय सामाजिक समस्याएं, और दूसरा एक लिखा है सामाजिक विघटन। तो क्या आत्महत्या से सामाजिक विघटन, आत्महत्या क्यों करेंगे लोग, सामाजिक विघटन का ही दुष्परिणाम तो है आत्महत्या, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में अभी तक नहीं, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में पूछा जा सकता है। इसके पीछे ठोस कारण यह है, आपने यदि देखा होगा 2024 का प्रश्न पत्र, तो उसमें सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पूछा गया है कि संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो चलो ठीक है, तो आपके डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए संघर्ष के संबंध में लेविस ए कोजर के सिद्धांत, किसका, लेविस ए कोजर के सिद्धांत, क्या आपने पढ़ा था या आपको किसी ने पढ़ाया था, नहीं ना। इसी प्रकार जो दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत है, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी तो सामाजिक विघटन के रूप में या सामाजिक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या आप मुझे बताइए तार्किक रूप से इस तरह के प्रश्न भविष्य में बन सकते कि नहीं बन सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे पूरे आत्महत्या क्या है, कैसे इसका सिद्धांत में चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाइल दुर्खिम साहब जो समाजशास्त्री वो कह रहे हैं सामाजिक तथ्य है, और ये सामाजिक विघटन का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा कि जब आप दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उन्होंने 4 कारण बताए हैं आत्महत्या के, ठीक है। निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, इन 4 कारणों से किया जाता है, ठीक है। वो 4 कारण क्या है, पहला कारण है अहंकारी आत्महत्या, क्या है, अहंकारी आत्महत्या, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, परोपकारी आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या।
तीसरा है असामाजिक आत्महत्या, असामाजिक आत्महत्या, और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, तो इसको भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि आखिर इस प्रकार की आत्महत्या कैसे होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, जो अहंकारी आत्महत्या होता है, अब मैं यहाँ पे डिटेल नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दिया हूँ कि सामाजिक विघटन के कारण कैसे है, क्योंकि आप भी जब तथ्यों में जाते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे तथ्य बता दूं कि सर्वाधिक आत्महत्या कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, तो रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा आत्महत्या होती है। महिलाएं और पुरुषों में सर्वाधिक आत्महत्या कौन करता है, तो पुरुष सर्वाधिक आत्महत्या करता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एज की बात की जाए तो जो सबसे कम एज के 35 वर्ष से नीचे के लोग हैं, ये आत्महत्या करते हैं। आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये सामाजिक विघटन और कारण आप देखेंगे तो तनाव, पारिवारिक तनाव, ठीक है, धन का अभाव, गरीबी, ठीक है, और साथ ही असमानता के साथ साथ सामाजिक में समाज से बहिष्कृत बहिष्कृत ठीक है, उपेक्षा, ये सब भी आत्महत्या के कारण बनते हैं। इसलिए आपके सिलेबस का हिस्सा है, आज नहीं तो कल ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला न्यूज है, जिस प्रकार से कल पिछले 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि जेनजी आंदोलन कहाँ हुआ था, नेपाल में। कहाँ हुआ था जी, जेनजी आंदोलन नेपाल में। उसी की तर्ज पर हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका नाम है लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग। क्या नाम है, लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग। हर चीज को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। क्यों कर दो, अब देखिए यहां पर भी लिखा है वेतन और सब्सिडी के मुद्दे पर। पहले ये तो करें कि फ्रांस में 1 लाख लोग सड़कों पर वेतन और सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे हैं। सब्सिडी काट दिया गया, तो सब्सिडी से सीधा कौन जुड़ा होता है, जनता। और वेतन, ये भी वेतन भोगी कौन होते हैं, सरकारी वेतन, मिडिल क्लास के लोग। तो आप सब्सिडी का हटा देंगे और वेतन काट देंगे, तो सीधा सीधा जो जुड़ा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो आपको देखिए यहाँ लिखा है सार्वजनिक छुट्टियां खत्म करने, पेंशन और कल्याणकारी भुगतान रोकने, अन्य कटौतियां लागू करने की योजना बनाई गई थी। इसका सीधा असर किस पर पड़ा, मजदूर वर्ग पर और मध्य वर्ग पर पड़ा था, इसलिए छोड़ना पड़ा। इमैनुअल मैक्रो क्यों जिम्मेदार माने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने करीबी नेताओं को चुना। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने अपनी पार्टी हित को ध्यान में दिया, ना कि जनता की आवाज को नहीं सुनते। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का वहां पे देखा गया। अब ये घटना क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर मैं यहीं पे बता दूं कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में, कहां पर, लोकतांत्रिक देशों में किन कारणों से असंतोष, किन कारणों से असंतोष, अभी हाल की घटनाएं, असंतोष की घटनाएं देखी जा रही हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश के संबंध में पूछा जाए, लोकतांत्रिक देश के संबंध में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां या समस्याएं पूछी जाएंगी, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आपको इन्हीं सब चुनौतियों को लिखना है कि जो आम जनता है, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उनको किस प्रकार से एड्रेस करें, उनके दैनिक जीवन की उपयोगी चीजों को हमको पूर्ति करना होगा। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया के दौर में आप युवाओं को दबा नहीं सकते, क्योंकि आज का दौर है सोशल मीडिया। और यदि मैं ये कहूं कि आजकल के युवाओं के नसों में सोशल मीडिया का दौड़ रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी घटनाक्रम आप देखेंगे, आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, आप श्रीलंका में देखेंगे, चिंताजनक पैटर्न है। कैसे है, इसमें युवा आक्रोश है, एकाएक उकसावा है, जैसे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, कोटा निर्णय लिया गया कहाँ पे, बांग्लादेश में, या बुनियादी सेवाओं की समाप्ति हो जाती है कहाँ, श्रीलंका में। और शासन की विफलताओं का एक ज्वलनशील मिश्रण है। ठीक है, हालांकि हम लोग भारत में भी के लिए भी बात है कि बढ़ती युवा आबादी जनसांख्यिकी लाभ जरूर है, लेकिन यदि उसे उपेक्षित, कैसे, बेरोजगारी के माध्यम से, अकुशल और हाशिए पर छोड़ दिया जाए, तो विस्फोटक भी हो सकती है। तमाम बदलावों में जेनजी और युवा मिलेनियल्स केंद्र में हैं। आपको बताया गया था जेनजी किसको कहा जाता है, 1997 से 2010 के बीच में पैदा हुए, और मिलेनियल्स एज किसको कहा जाता है, 1980 से 1996 के बीच में जन्मे युवाओं को क्या कहा जाता है, मिलेनियल्स। ठीक है, इन सब घटनाओं से अब प्रश्न उठता है कि इससे भारत क्या सीख सकता है। ठीक है, आप ये पूरी घटनाक्रम पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ। आप यदि मैं नेपाल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जाऊं, उसके इतिहास बताऊं, तो देखिए यहाँ लिखा है कि नेपाल में 2008 तक राजशाही होती थी।
देश की राजनीति बेहद अस्थिर थी। 1996 से 2006 तक चली लंबे माओवादी विद्रोह ने हजारों लोगों की जान ली और शासन और जनता के रिश्ते खराब हुए। इस इतिहास ने तय किया कि सेना और पुलिस किसी अव्यवस्था का जवाब कैसे देते हैं और राजनीतिक कुलीन कैसे राष्ट्रवादी ढांचों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहीं से राजनीतिक विज्ञानों ने समझाया और डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़े कौन? नेपाल वाले। और 2008 में पहली बार वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है, संविधान का निर्माण होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक वहां एक भी सरकार ने 5 वर्ष का अर्थात पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। और हद तो तब होगी, पिछले 4-5 वर्षों में 5 प्रधानमंत्री वहां बदले हैं। ठीक है, वहीं 2024 में बांग्लादेश के आंदोलन से इसकी चेतावनी मिली थी। ठीक है, यहाँ पे एक राजनीतिक विज्ञानी हुए हैं जिसका नाम था क्या है, जीन शार्प। इन्होंने इनकी किताब है डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक विकेंद्रीकृत आंदोलन सांकेतिक अवज्ञा, हड़ताल, असहयोग और कम्युनिकेशन नेटवर्क के रणनीतिक उपयोग के जरिए सत्ता की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। जहां सोशल मीडिया है वहां ये प्रक्रिया तेजी से चलती है और जब सोशल मीडिया को रोका जाता है तो विकेंद्रीकरण के चलते आंदोलन अक्सर डार्क नेट जैसे इंक्रिप्टेड चैनलों के जरिए बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं कैसे कैसे तीनों हमारे पड़ोसी देश में घटनाक्रम हुई। इससे भारत को क्या करना चाहिए, अगला प्रश्न यही उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो ये पूरे एडिटोरियल का सार यही है कि भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा या पड़ रहा है। ठीक है, इससे निपटने या तटस्थ रहने के लिए भारत के उपाय बताइए। भारत के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, जवाब के दो पहलू, बुद्धिमानी करें के साथ और तैयारी भी करें। कैसे? कोई सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पड़ोसी देशों में सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका फायदा सभी पक्ष उठाएंगे। ऐसा करना नेपाली राजनीति को ऐसे दौर में धकेल देगा जिसे काबू करना मुश्किल होगा। हम नेपाल में अपने नागरिकों के लिए दूतावास संबंधी त्वरित सेवा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, त्वरित आपने दूतावास में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, सीमावर्ती राज्यों को आकस्मिक तैयारियां चाक चौबंद कर सकते हैं। नेपाली नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए संचार लाइनें खुली रख सकते हैं। नेपाली संप्रभुता का सम्मान करने वाली भाषा में संयम का सार्वजनिक आग्रह कर सकते हैं। किसी प्रकार की गलत सूचना और फेक जो न्यूज़ होती है मीडिया के किसी पक्षपात से बचना सही उपाय है। अभी संयम ही सबसे अच्छा नैरेटिव होगा। और 2-3 मैं पॉइंट यहाँ ऐड करूँ तो सबसे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जैसे मैं भारत का ठीक है, भारत का ये मैं मानचित्र बनाऊंगा, इसको मान लेना भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया श्रीलंका, ये है आपका नेपाल और यहाँ पे आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का तो सबसे पहला हमारा ट्रेड किसके साथ होगा? हमारा सबसे पहला संबंध तो हमारे पड़ोसियों के साथ ही होता है, पड़ोसियों के साथ। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे ट्रेड का, व्यापार जो होता था। दूसरा, पर्यटन का। ठीक है, पर्यटन का। तीसरा, बॉर्डर सुरक्षा का। ठीक है ना, यही तो चुनौती है हमारे सामने। और क्या है, जब आपका पड़ोसी गरीब होता है तो उस गरीबी की आंच आप तक आती कि नहीं आती? क्योंकि आपको राहत सुविधा या अर्थात आपदा जब होती है वहां पर तो आपको सुविधा भी प्रदान करनी पड़ती है। तो इस सबसे भी तो आपका धन और बल भी तो जाता है। ठीक है, तो ये सब चुनौतियां भारत के सामने है, इनसे निपटने के उपाय अभी हमने चर्चा के ऊपर, ये सब चीज तो आपको इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज की तरफ। अब आज के ट्यूटोरियल में 2 महत्वपूर्ण योजना के बारे में खबर आई थी। पहला है मनरेगा। ठीक है, क्या है पहला? मनरेगा के बारे में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मजदूरी दर कितनी है जी? तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि वर्तमान में मनरेगा के तहत मजदूरी दर छत्तीसगढ़ में कितनी चल रही है? 263 रुपये। तो मैं यहाँ आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना प्रदान कर रही है मनरेगा के तहत? ठीक है, वेजेस कितना प्रदान कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है? जवाब देना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अव्वल कौन सा जिला रहा? बिलासपुर जिला रहा। 27.67 लाख मानव दिवस रोजगार देकर इतने करोड़ रुपए की मजदूरी की। ठीक, अब प्रश्न उठता है विभिन्न योजनाओं का महत्व क्या है और प्रभाव क्या है?
तो मैं महत्व और प्रभाव अपने से कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपके सामने जो न्यूज आया उसको एक लाइन पढ़ देता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इसका महत्व और प्रभाव क्या होता है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सीधे खातों में हो रहा है, तो लीकेज रुका है, भ्रष्टाचार रुका है, इससे क्या हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है, तो आपका सुशासन जिसको बोलते हैं गवर्नेंस मॉडल मजबूत हुआ। दूसरा, ग्रामीण श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया गया, अर्थात पलायन रुका है कि नहीं रुका इससे। देखिए अगला आगे, उन्हें शहरों के पलायन नहीं करना पड़ा, दो हुआ, इसको आप महत्व लिखिए या प्रभाव लिखिए। तीसरा क्या हुआ, तीसरा इससे फायदे हुए, लोगों के पॉकेट तक क्या पहुंचा, धन पहुंचा, और लोगों के पास जब धन पहुंचता है तो उनकी क्या बढ़ती है, क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है, और जब क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है तो वो कहाँ जाता है, बाजार जाता है, मार्केट में जाता है, और मार्केट से वस्तु क्या करता है, परचेज करता है, तो बाजार भी चलती कि नहीं चलती इससे, बिल्कुल चलती। यही इसका महत्व है कि श्रमिकों को बैंक खातों में सीधे भेजने से पारदर्शिता बढ़ती है, पलायन रुकता है, लोगों के पास धन आने से क्रय शक्ति बढ़ती है, और मार्केट भी चल पड़ता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं, आपके लिए एक प्रश्न और आ सकता है, कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण करना, नए तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, रिचार्ज पिट, चेक डैम, वृक्षारोपण, नर्सरी और आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, इस प्रकार के काम, कुल 266 प्रकार काम स्वीकृत है। तो आपके लिए प्रश्न फिर बन गया, मनरेगा स्कीम के तहत, योजना के तहत कुल कितने प्रकार के कार्य, कुल कितने प्रकार के कार्य स्वीकृत हैं, तो आपको पता होना चाहिए 266 प्रकार। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से जानना था। और कुछ एक बातें और है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, एक्ट के तहत आया था, यह एक्ट आया था 2005 या 6 में, आप एक बार क्लियर देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार कब लागू हुआ, पहली बार कब लागू हुआ, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, दो प्रश्न है ना, छत्तीसगढ़ में पहली बार कब लागू हुआ मनरेगा, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, ये दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को पहली बार लागू हुआ था, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 2008-9 तक ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया था। ये किस कानून के तहत आया था जी, और यह जो योजना है ग्रामीण परिवारों को जो अनस्किल्ड लेबर हैं, अकुशल श्रमिक हैं, इनको प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराती है, अनस्किल्ड लेबरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है ग्रामीण परिवारों में। ठीक है, 100 दिन का, यह आया था 5 सितंबर 2005 को, अर्थात 2005 में एक अधिनियम के माध्यम से इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला एक योजना है आदि कर्मयोगी अभियान, कौन सा है, आदि कर्मयोगी अभियान। अब देखिए मैं यहाँ से लगातार 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा हूँ। पहला, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। क्या है, पहला एमसीक्यू बना, आदि कर्मयोगी अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, पहला हुआ। दूसरा, ये किस अभियान के अंतर किसके अंतर्गत चला जा रहा है, इसको अंडर द धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत। ठीक है, क्या चलाई जा रही है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है जी, इसका उद्देश्य क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान एक विकेंद्रीकृत आदिवासी नेतृत्व और शासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय आंदोलन है। जनजाति कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में अभियान क्षमता निर्माण हेतु अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से 550 आदिवासी बहुल जिलों के 1 लाख गांवों के 20 लाख आदिवासी परिवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाना है। इसके 3 स्तंभ क्या होंगे, अब ये आपके पेपर नंबर 5 इकोनॉमी सेक्शन, जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट योजनाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, योजनाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेतृत्व के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, आदि कर्मयोगी, ये कौन होंगे, तो सरकारी अधिकारी होंगे जो राज्य, जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर शासन के प्रमुख संचालक होंगे। आदि सहयोगी कौन होंगे, युवा, शिक्षक, डॉक्टर, प्रेरित सेवा प्रदाता और शिक्षित आदिवासी युवा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और नवाचार तक पहुंच को जोड़ते हैं, और आदि साथी। तो आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि जो आदि कर्मयोगी अभियान नेतृत्व के 3 स्तंभ कौन कौन है, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 20 लाख जनजाति नेताओं को प्रशिक्षित और संगठित करना, 1 लाख आदि सेवा केंद्र की स्थापित करना,
ग्राम विजन 2030 योजना में विकास कार्य योजना को सुगम बनाना, अंतिम मील तक अभिसरण और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा देना और जनजातीय समुदायों को पकड़ना और उसको बढ़ाना, की आवाज को पकड़ना और उसको बढ़ावा देना, इस आदि योगी कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, बढ़े अगली न्यूज की तरफ। हाल ही में खबर आई है, रायपुर शहर में नवंबर से पहले कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। ठीक है, ये सब रेस में है। तो ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर नंबर 3, इसमें लोक प्रशासन में अर्थात गवर्नेंस में लोक प्रशासन के तहत कि कमिश्नरी व्यवस्था क्या है, इसके संरचना या फिर कार्य फंक्शन बताइए। कमिश्नरी व्यवस्था क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर में जिला अधिकारी कार्य के बारे में पूछा गया है, वैसे कमिश्नर प्रणाली के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्यों जरूरत है इसकी? रायपुर में 25 साल पहले 8 लाख आबादी पर, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले देख लीजिए। क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, ये देख लीजिए। कमिश्नर को बीएनएस के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां मिलती हैं। ये दैनिक भास्कर अखबार के वहाँ संदर्भ से हमने ये इस न्यूज़ को लिया है। तो उसमें दिया है कमिश्नर को बीएनएस के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। अभी तक जो मजिस्ट्रेट का कार्य कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम इसके तहत करते थे, अर्थात न्यायालय के तहत काम करती थी। लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू होती, जो बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले सीधे पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास लंबित फाइलों की संख्या कम हो जाएगी। फौरन कार्रवाई करना संभव हो जाता है। शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेने का अधिकार है। पुलिस खुद गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था में क्या होता है। ठीक है, भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी जी? तो ये ब्रिटिश काल में 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कलकत्ता में लागू किया था पहली बार। फिर धीरे से इसको 1866 में मुंबई में और 1888 में चेन्नई में अपनाया गया। तो आपके लिए यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत में कमिश्नरी प्रणाली कब अपनाया गया, साथ ही कहाँ इसका क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, सबसे पहले कलकत्ता में, फिर आपके बंबई में, फिर आपके मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों लाया गया था सिस्टम भैया? बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। बड़े शहरों में आबादी और अपराध, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था किसके लिए है? बड़े शहरों के लिए। ठीक है, दूसरा, पुलिस ही मजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का जो मकसद है, तेजी से फैसला लेने की क्षमता और बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना था। तो आपसे कोई पूछे कमिश्नरी व्यवस्था का मकसद क्या है, तो तेजी से फैलने वाले फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध पर काबू पाना है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों होती है? तो जिला बदर के प्रस्ताव महीनों तक कलेक्टर कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। कई आदतन अपराधियों को भी एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। पुलिस जिस अपराधी का प्रोफाइल जानती है उसे सीधे जेल भेज सकेगी और कानून व्यवस्था से जुड़े निर्णय पुलिस क्या कर सकेगी, स्वयं ले सकेगी। ठीक है, कमिश्नर प्रणाली का जो भोपाल मॉडल कहता है, अभी हमारे यहाँ इसका मॉडल नहीं आया है, तो भोपाल मॉडल कहता है सबसे ऊपर रहेंगे एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी, दूसरे में एसीपी रहेंगे जो डीआईजी रैंक के होंगे, तीसरे में 8 पुलिस उपायुक्त होंगे जो एसपी रैंक के होंगे और 10 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे जो एएसपी रैंक के रहेंगे और 33 सहायक पुलिस आयुक्त रहेंगे जो डीएसपी रैंक के रहेंगे। तो अर्थात आपका एडीजी रैंक, डीआईजी रैंक, एसपी रैंक, एएसपी रैंक और डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। ठीक है, तो आपके पेपर 3 लोक प्रशासन में जो गवर्नेंस मॉडल है उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज का आखिरी न्यूज, छत्तीसगढ़ के हम लोग 2 सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र की चर्चा करने के पश्चात आज का हम लोग इस एडिटोरियल को समाप्त करेंगे। पहला है, एक रंग पर्व हुआ रायपुर में, वहाँ बांस गीत गाया गया। कैसे क्या गाया गया? बांस गीत। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांस गीत आपसे मेंस में पूछा जा सकता है 2 अंक में, आपके पेपर 6 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य 2 अंक में। बांस गीत क्या है, यह किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, कैसे गाया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है, बांस के टुकड़े की लंबाई तकरीबन 4 फुट होती है। सुर निकालने के लिए इसमें 4 छिद्र होते हैं। सबसे पहले वादक बांस को बजाता है, जहां पर वह रुकता है और अपनी सांस छोड़ता है, वहीं से दूसरा वादक उस स्वर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद ही गायक के स्वर को हम सुनते हैं। ठीक है, लगातार फूंकते रहना है। तो बांस गीत की प्रस्तुति दी गई है। 60 साल के पुनः याद बताते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन है इसके कलाकार हैं। हिमानी वासनिक,
ये भरथरी गाथा की बांस गीत गाई गई। फिर राउत नाचा रेणु साहू, ठीक है, केशव यादव राउत नाचा में, ऊना यादव आपके बांस गीत संबंधित। तो इन कलाकारों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा, सतरेंगा और बुका पर्यटन क्षेत्र कहाँ है, चलिए बताइए मुझे। सतरेंगा और बुका पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले में है जी? कोरबा जिले में है। इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जब आपसे निबंध पूछा जाता है, जैसे 2023 से पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की संभावनाएं, पर्यटन विकास की संभावनाएं, ठीक है, तो आपको इस कंटेंट को लिखना है। जब पर्यटन का विकास होता है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या मिलता है? आजीविका के साधन मिलते हैं, ठीक है, रोजगार के साधन प्राप्त होते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पर्यटन क्षेत्र क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो इसका गठन है, कब हुआ गठन? 23 फरवरी 2024 को, ठीक है। डेट याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। 23 फरवरी 2024 को पारित हुआ। तो आपको ये याद रखना कब ये पारित हुआ था, ठीक है। आज की न्यूज में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।